हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुडिशरी की हवाएं भी तेज है। पहले महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, उसके बाद 218 पोस्ट पर नियुक्ति आयोग का लोक सेवा आयोग को जो है प्रस्ताव भेजा जाना, और उसके साथ ही साथ तो इसका मतलब कभी भी वैकेंसीज आ सकती हैं, कोई निर्धारित समय हम नहीं कह सकते उसके लिए, तो डिले करने में वहाँ भी फ़ायदा नहीं है। और साथ साथ वो कैंडिडेट जो AIB-19 का एग्ज़ाम दे रहे तो उनके सामने तो एग्ज़ाम है 22 दिसंबर का, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन के MCQ लेकर आए हैं। पहले भी हम वीडियो जो है बना चुके हैं, आज फिर हमारा जो वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, क्योंकि पहले वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर देखिए जो PIL आता है, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन लो है, और साथ साथ 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित ही हैं। तो ये शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन है कि वह कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की थी कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बुलाई जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 4 केसेस हैं हमारे सामने, बट यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बी वाला है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो मामला था, इसमें सीधा सीधा कहा गया था कि जब भी मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा तो उससे पहले क्या संविधान सभा बुलाई जानी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आप लोग जानते हैं AIB-19, यानी कि अब तो 19 आने वाला है, बट AIB के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रीफरेंस दी जाती है केस लॉस को दी जाती है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबसे ज़्यादा, और PIL तो आप जानते हैं कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में केसेस आर्टिकल 19, 21 इनके अंतर्गत जो है PIL यहीं से संबंधित होती है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि संविधान को एक संविधान निर्माता शक्ति के रूप में संशोधित करने की भारतीय संसद की शक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में किसके द्वारा शामिल किया गया। यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 जो है उसके अंतर्गत जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करने की पावर कौन से आर्टिकल में दी है, 368 में पार्लियामेंट को। तो उसी शक्ति के संबंध में जो है अमेंडमेंट, जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर संशोधन की बात की गई है, तो वह है हमारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में जो किया गया था। और इस अधिनियम इनके इस संशोधन के इफेक्ट को दूर करने के लिए केशवानंद भारती का केस भी जो है आया था। बहुत लंबा इसका जो है एक फ्लॉ है कि जो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है, क्या वो लॉ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट है, ठीक है, जिसको 368 आर्टिकल के अंतर्गत अमेंडमेंट करने की पावर दी गई है, उसकी जो ये पावर है अनलिमिटेड है, लिमिटेड है। इन सारी चीज़ों को लेकर ये काफ़ी केसेस जो हैं आते हैं, जैसे संजय सिंह का, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, उसके बाद 24 अमेंडमेंट 1971 का, और उसके बाद केशवानंद भारती का केस। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जारी प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। जी हाँ, क्योंकि अगर हम 352 की बात करें जिसमें आपातकाल की व्यवस्था की गई है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 3 ग्राउंड्स हैं। उसके बाद 356 जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की बात करता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा इसके संबंध में, और 360 जो कि वित्तीय आपातकाल की बात करता है जो अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो अगर ये तीनों ही हम इमरजेंसी की बात करें तो तीनों ही इमरजेंसी में जो उद्घोषणा डिक्लेरेशन की जाती है वो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ही रखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा एक, कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी, केवल लोकसभा के समक्ष केवल उद्घोषणाएं पर्याप्त है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संसद में फ्लोर क्रॉसिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए यानी कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर जो है प्रतिबंध लगाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन है जिसके अंतर्गत फ्लोर क्रॉसिंग पर जो है ये प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद जो है वो राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी तभी जब कौन सी कंडीशन हो। यानी कि जैसे कि हमारी 3 शेड्यूल्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली हमारी क्या है, जो हमारी 7वीं अनुसूची है उसमें सूचियाँ दी हुई हैं 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि संघ सूची पर देखिए केवल हमारी जो संघ है, यूनियन है, वही लॉ बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य बना सकते हैं और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। बट यहाँ पर हमसे पूछें कि वो कौन सी सिचुएशन है तब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी लॉ बना सकती है। तो पहला करें कि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रहित में है कि संसद को ऐसे कानून मामलों पर कानून बनाना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि यह राष्ट्रहित में है कि संसद को ऐसे मामलों पर कानून बनाना चाहिए।
सी कह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे कानून के लिए पूर्ण अनुमति देता है। डी कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष राज्य परिषद के अध्यक्ष के परामर्श से ऐसे कानून बनाने के लिए पूर्ण अनुमति देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए वाला। यह पावर जो है राज्यसभा को है कि और राज्यसभा में जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए। किसके लिए? कि क्या यह मामला ऐसा है जो राष्ट्र के हित में है, और राष्ट्र के हित में है तो इस पर कौन बनाएगा? संसद कानून बना सकती है। इस प्रकार की पावर जो है राज्यसभा को आर्टिकल 249 के अंतर्गत दी हुई है। राष्ट्रहित से संबंधित मामलों पर संसद कानून बना सकती है, और राष्ट्रहित से संबंधित मामले कौन से होंगे ऐसा निर्धारित करने की पावर वहां पर किसको दी गई है? राज्यसभा को दी गई है। देखिए 249 के अंतर्गत पावर केवल राज्यसभा को दी हुई राष्ट्रहित में विषयों को चुनने की। और 312 जो हमारा आर्टिकल आता है अखिल भारतीय सेवाएं, तो कौन सी सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं होंगी? यह भी राज्यसभा द्वारा ही समर्थित यानी कि पारित चीजें निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट है भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के लिए कोरम है, यानी कि जब ज्वाइंट मीटिंग बैठती है पार्लियामेंट की तो उसके लिए कितना कोरम जो है होना चाहिए? सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 12वां भाग, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 6वां भाग, सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग, या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3। तो इसमें देखिए जो है 10वां हिस्सा होता है संसद के सदस्यों का। राइट आंसर होगा इसमें सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 1 में निम्नलिखित की अवधारणा सम्मिलित है। 16(1) में किसकी है? तो यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, 16(1) के अंतर्गत जो हमें, अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो वहाँ पर जो अवधारणा शामिल है वो अवसर की समानता है। ठीक है, जिसमें 6 क्लॉजेस देखिए अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, अलग अलग संशोधन के माध्यम से। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को कौन से आधारों पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता? देखिए हमारा जो चौथा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जो कि 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है राइट रिलीजियस को लेकर के कि धर्म की स्वतंत्रता तो है बट कुछ प्रतिबंधों सहित आप अपने धर्म का ऐसे पालन नहीं कर सकते कि जो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं उनका उल्लंघन करती हो। तो वही पूछ रहे हैं कि उन रेस्ट्रिक्शन में कौन सा यहाँ पर शामिल नहीं है। तो देखिए यहाँ धर्म की स्वतंत्रता को लेकर के नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, राज्य की सुरक्षा। तो धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में जो है राज्य की सुरक्षा को एक रेस्ट्रिक्शन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ये अगर हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएं देखते हैं तो वहां पर इसको शामिल किया गया है, बट धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किन किन दायरों में हम यूज़ कर सकते हैं कि उसकी नैतिकता को ध्यान में रखकर हमें करना है, सार्वजनिक व्यवस्था में कोई वहाँ पर अव्यवस्था नहीं फैली चाहिए, और साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का यूज़ कर सकते हैं। धर्म की ये भी हम क्वेश्चन और रिपीटेड है ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए बाउंड है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखिए सिंपल है, बट हम लोग यहाँ के आर्टिकल मोस्टली पढ़ते नहीं है, तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 78 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को ये जानकारी देने के लिए बाउंड है कि क्या क्या काम जो है उनके द्वारा वहाँ पर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, पूछें, ध्यान रखिएगा। ये मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा चुनाव आयुक्त को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सिफारिश रिकमेंडेशन पर ही जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, ऐसा पहले उसमें पूछा गया है। ठीक है, यानी कि इनकी सिफारिश के द्वारा हटाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं हटाया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय जो है विधि आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट की स्थिति अराइज हो जाती है तो उसका जो मतलब निपटारा किया जाता है वो लॉ कमीशन के द्वारा किया जाएगा। सी क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। डी कह रहा है कि चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जब वो अपने पद ग्रहण करता है तो 6 साल तक और एज के अकॉर्डिंग 65 ईयर्स की आयु तक रहता है। तो यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था कि कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो देखिए बिल्कुल पहला हमारा बिल्कुल ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा सी वाला भी सी कि उनकी शक्तियां समान है, और डी बिल्कुल वो 6 साल तक उनका है और एज 65 ईयर्स है। तो यहाँ पर देखिए मेन क्या है कि अगर इनके भी डिस्प्यूट होता है तो लॉ कमीशन के द्वारा निपटाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देश में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुई? तो ये हम सभी जानते हैं 1952 से हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन क्वेश्चंस को लिखते भी जा सकते हैं, ठीक है। 1952 राइट ऑप्शन है बी। सॉरी, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी 1959, ठीक है। यानी कि 1959 में जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और देखिए सबसे पहले जो पंचायत अगर हम यह देखें कि सबसे पहले जो पंचायत राज व्यवस्था शुरू की गई थी वो राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी। राजस्थान तो स्टेट, अगर उसमें के अंदर भी क्षेत्र आता है तो वो है नागौर जिला राजस्थान का, जहाँ पर सबसे पहले पंचायत व्यवस्था जो है स्टार्ट की गई थी। सॉरी ये इसके लिए, ठीक है, हमने ठीक से इसको देखा नहीं था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछने, ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं उनका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वाचक मंडल में रिक्ति से संबंधित विवादों का निपटारा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो निर्वाचक मंडल होता है अगर उसमें वैकेंट होता है तो उससे संबंधित डिस्प्यूट का निपटारा चुनाव आयोग करेगा। यदि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो न्यायालय के ऐसे निर्णय की तिथि से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं। राष्ट्रपति संसद का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव का आदेश दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे राइट ऑप्शन पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए ही होगा कि राष्ट्रपति, अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के भी अगर विवाद होते हैं तो उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 71 में प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या फिर उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स होते हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? शैल बी फाइनल माना जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो इन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम 71 का क्लॉज 2 देखें तो वो सीधा कहता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के उस इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया गया है, बट उससे पहले अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है वो काम उनका क्या होगा? वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आज के इस लास्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए। आर्टिकल भी हम आपको बता चुके हैं और ए और सी के अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को जो भी AIB 19 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन मजबूत हो सके। धन्यवाद।